कक्षा 12 के जो अनसोल्ड पेपर के सॉल्यूशन हम कर रहे थे उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। ये कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, तो मतलब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो सोने की बहुत पतली सी पन्नी पे अल्फा कणों की बमबारी करी थी, उसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए थे, वो हमें लिखने हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले उस प्रयोग को थोड़ा समझ लेते हैं। वो प्रयोग क्या था? उन्होंने क्या किया, सोने की बहुत पतली पन्नी ली, जिसको हम गोल्ड फॉइल बोलते हैं। इसकी मोटाई थी करीब 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की। उस पे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अल्फा कण की बारिश कर दी। अब अल्फा कण कहाँ से आए? तो अल्फा कणों के लिए उन्होंने यूज किया रेडियम का। रेडियम जो है वो स्रोत की भांति कार्य करता है अल्फा कण, मतलब क्योंकि उसमें से रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो बहुत सारे अल्फा कण निकलते रहते हैं प्रति सेकंड, बहुत ज्यादा संख्या में। और कुछ चीज लगाकर ताकि अल्फा कण की उसे बढ़िया सी बीम मिले, और अल्फा कणों की बीम को उन्होंने स्वर्ण पत्थर पर डाला। सोने की बहुत पतली सी पन्नी, जिसकी मोटाई करीब 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होगी। ठीक है, तब जो निष्कर्ष क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे अल्फा कण जो है वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल, ठीक है, मतलब सीधे पार हो गए, जैसे कि सोने की पन्नी उनके रास्ते में थी नहीं। ठीक है, कुछ अल्फा कण जो है वो थोड़े से अपना मार्ग से विक्षेपित होकर गए, ऐसे मतलब ऐसे जा रहे थे, थोड़े से डिफ्लेक्ट होकर गए। और बहुत कम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम अल्फा कण क्या हुए जो टकराकर 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल से क्या हुए, वापस आए। ये जो आंकड़ा था करीब 8000 में से एक अल्फा कण जो है वो मुड़कर 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल से उल्टा आता है। ठीक है, अब पहली चीज जो थी कि बहुत सारे अल्फा कण निकल गए, सीधे निकल गए, उससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली होता है। परमाणु जो है अधिकांश रूप से खाली होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, मोस्टली परमाणु खाली होता है। पहला पॉइंट जो है हमें निकलना है। ठीक है, क्या है कि परमाणु क्या है, ज्यादातर खाली होता है। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जो अल्फा कण टकरा के 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल से आए, ठीक है, वो तभी होगा जब उसका जो चार्ज पार्टिकल है, वो जो चार्ज है जो उसका सोने के परमाणु के भीतर, वो सारा का सारा एक ही जगह पर केंद्रित रहे, एक ही जगह पर सेंटर्ड रहे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो परमाणु का सारा धनावेश होता है वो एक ही बिंदु पर, एक ही जगह पर केंद्रित होता है। क्योंकि अल्फा कण क्या होता है, एक्चुअली अल्फा कण भी धनावेशित कण है, इसके पास 2 प्रोटॉन का चार्ज है। अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, इसके पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2, अगर यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा हो, पता नहीं, पक्का नहीं पता, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जो भी परमाणु का पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा का सारा एक ही पॉइंट पर सेंटर्ड होता है। ठीक है, यानी कि परमाणु का समस्त धनावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। ठीक है, और इस बिंदु को ही हम नाभिक बोलते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा फैला फैला कर लिखना है आपको, लेकिन मेन पॉइंट यही है, मेन निष्कर्ष ये कि परमाणु जो है ज्यादातर खाली होता है और उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज धनावेश जो है वो एक ही बिंदु पर, एक पॉइंट पर केंद्रित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, और मतलब अगर साइज का कंपैरिजन देखें तो परमाणु का जो आकार होता है वो करीब 10⁻⁻10 मीटर का होता है। ठीक है, और जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक इसके भीतर जो है नाभिक ऐसे, ठीक
ठीक है, नाभिक, और उसके चारों ओर घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। ये होता है परमाणु की तस्वीर जो रदरफोर्ड के मॉडल में निकल गई थी। ठीक है, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे फैले होते हैं परमाणु के भीतर। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं है भाई, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारे के सारे वो के भीतर है, वो नाभिक के भीतर है। ठीक है, एक जगह, बाकी निगेटिव चार्ज जो है बाहर फैले हुए है। ठीक है, और इस नाभिक का जो आकार होता है, ऑर्डर होता है, वो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इतना मतलब करीब ये जो परमाणु है वो नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, अगर सोचो तो ये बहुत ही फर्क, बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए जो है जब भी अल्फा कण आता है तो बहुत ही कम चांस होता है कि वो नाभिक से टकराए। ठीक है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल जाते हैं। तो ये रदरफोर्ड के प्रयोग से निष्कर्ष थे। ठीक है, ध्यान रखना पूरी सब चीजों का। दो मेन चीजें, खाली होता है ज्यादातर परमाणु, और सारा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में, ठीक है, नाम केंद्रित होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए और इनका संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दर्शाइए। ठीक है, तो इनकी दो विशेषताएं वैसे तो बहुत सारी है, दो लिखते हैं। पहली चीज तो क्या है, ये सबकी निर्वात में जो चाल है वो कांस्टेंट है, इनका वेग, और वो कितना होता है, वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो इनका वेग निर्वात में 1/√μ0 ε0 होता है। मतलब इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब प्रकाश का वेग ही है। ठीक है, इसका मान आता है 3 × 10⁸ ठीक है, जो प्रकाश का वेग होता है। दूसरी बात क्या है कि इनकी प्रकृति जो है, प्रकृति क्या भाई, अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, मान लिया कि तरंग इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तरंग जो है वो इस दिशा में जा रही है, तो तरंग जिन चीजों से मिलकर बनी है, कि जो चीज समय और स्थान के साथ बदल रहा है, वो चीज तरंग के परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते रहते हैं। ठीक है, वो हम अभी जब इसको बनाएंगे अभी वो देखें। ठीक है, तो अब इन दो को तो मिटा दूं मैं। वैसे इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, हमेशा मतलब एक ही कला में होते हैं, कभी उनके बीच में कलांतर नहीं हो सकता। ठीक है, जब बी की वैल्यू जीरो होगी, मतलब ई की भी जीरो होगी, जब बी ई की मैक्सिमम होगी बी की भी मैक्सिमम होगी, एक ही कला में होते हुए। ठीक है, और भी बहुत सारे गुण हैं, E0/B0 जो होता है वो सी के बराबर होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। अभी हम इसका वो खींचते हैं। देखो मान लिया हमारी तरंग ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा। ठीक है, इस दिशा में जा रही है, तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके लंबवत दिशा में होगा। मान लिया वो वाई दिशा में है, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में कंपन कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत ऐसे बाहर की ओर, जिसको मैं ऐसे तिरछा करके बनाऊंगा, वो जेड जेड दिशा में कंपन करेगा। ठीक है, अभी मान लो विद्युत क्षेत्र ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र समय और स्थान के साथ बदल रहा है। ठीक है, तो इस दिशा में क्या है, मेरा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र क्या है इस दिशा में, और इस दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, ऐसे मैंने पहले विद्युत क्षेत्र के लिए बना लेते हैं। ठीक है, और इसके मतलब अब हमें ड्रॉ तो एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर करना है, वो तो हम मैं ऐसे बाहर तो ड्रॉ कर नहीं सकता, तो थोड़ा सा उनको ऐसे डॉट डॉट करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। थोड़ा है।
ये जहां पर ई की वैल्यू मैक्सिमम है, पीक वैल्यू, उसको हम ई नोड लिख देते हैं। क्या है इसका मतलब, क्या है, विद्युत क्षेत्र की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है, जहां पर वो मैक्सिमम, और इसको यहाँ पर ऐसे बी नोट लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ई नोट और बी नोट का भी अनुपात जो होगा वो सी होगा। ठीक है, और ये मैंने जैसे बताया था, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा समान कलम है। तो मान लिया यहाँ पर कोई वैल्यू ई होगी, उस टाइम पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बी होगी, तो ई और बी भी क्या होगा, सी के बराबर ही होगा। इस चीज को और ज्यादा मतलब देखने के लिए इस चीज का प्रयोग करते हैं ना। ये मान लिया मेरा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की तरंग है, ऐसे 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 इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तरंग ऐसे जा रही है तो वाई डायरेक्शन में कंपन कर रहा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जेड डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो उन विद्युत चुंबकीय तरंग कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, और ये जो है थोड़ी सी मतलब सेम कला में नहीं है, कला बदल रही है यहाँ पर, साथ साथ नहीं चल रहा। बट विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक ही समान कलम इस तरीके से होता है, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन, और ऐसे इस डायरेक्शन में मेरी तरंग जाएगी। ठीक है, ये ऐसी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखे कि उन दोनों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक है, तो मान लिया ये दो सोर्स है लाइट के, ए और बी। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में। ठीक है, 24 सेंटीमीटर की। इनके बीच में मेरे को कहीं उत्तल लेंस रखना है अपना, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। मान लिया ऐसे मैं अपना उत्तल लेंस रखा हूँ 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। ठीक है, एफ बराबर क्या है, 9 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी जो थी वो थी 24 सेंटीमीटर। और इस तरीके से रखना है कि इन दोनों का प्रतिबिंब एक ही जगह बने। ठीक है, तो मान लिया मैंने इस उत्तल लेंस को इधर से x डिस्टेंस पर रखा ए से, तो बी से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 24 माइनस एक्स। ठीक है, और मान लेते हैं इन दोनों का जो प्रतिबिंब है वो कहीं यहाँ इस बिंदु सी पर बनता है, दोनों का। ठीक है, तो और इसकी सी की डिस्टेंस मान लेते हैं कि वाई है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की और 24 माइनस एक्स की, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके। अब देखो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी तो पॉजिटिव होती है। पहले ए बिंदु का प्रतिबिंब देखते हैं कि इसके लिए वाई क्या, तो मतलब उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। हमें पता है लेंस सूत्र, पता है लेंस सूत्र क्या होता है, जिससे कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध निकलता है। वो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यूज जो है उनके चिन्ह सहित रखनी होती है। ठीक है, तो पहले ए के लिए देखते हैं। ए के लिए क्या होगा, फोकस दूरी एफ कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूर, वस्तु क्या है, सोर्स ही तो वस्तु है, वो क्या है, इस साइड में है। देखो इस साइड की दूरी माइनस की लेंगे और इस साइड की प्लस की लेंगे, तो यू, क्योंकि लाइट इससे इस साइड डाल रहे हैं। जब इसके बारे में बात करेंगे, इससे लाइट इस साइड से आ रही है, तो इसकी भी वस्तु की दूरी क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के x, और v प्रतिबिंब वो कहाँ बना है, इस साइड बना रहा है y दूरी पे, तो v बराबर क्या है y, और ये y क्या है, प्लस करेगा। ठीक है, तो a के लिए इक्वेशन लिखे तो 1/9, देखते हो यहाँ का दिख रहा है क्या। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे का दिख जाएगा सारा, और क्या, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। तो 1/9 इक्वल टू क्या, v की वैल्यू y और माइनस u की वैल्यू 1/-x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/9 इक्वल टू 1/y प्लस 1/x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन लिखते हैं बी के लिए। बी के लिए एफ वही है 9 सेंटीमीटर, यू जो है, यू इस साइड से डाल रहा है, यू है -24 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी थी 24 माइनस एक्स।
और वस्तु की दूरी माइनस की ही ली जाएगी, ठीक है, कोई कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस साइड से लाइट डाल लेंगे। बात वही है, चाहे इसको ऐसे इमेजिन करो कि बी इधर रखा है और लेंस है, ठीक है, ठीक है, प्रतिबिंब इस साइड ही बन रहा है इसका, ठीक है, बी के साइड बन रहा है ना, उसकी भी माइनस की ली जाएगी। ऑलराइट, तो वी भी क्या लिया जाएगा, माइनस का वाई लिया जाएगा। इसको ऐसे इमेजिन करो कि बी इस साइड ही है और इस तरह से लाइट बढ़नी है। अब इसके लिए क्वेश्चन लिखे तो 1/9 इक्वल टू वी 1/- के वाई, ठीक है, इसमें रखना है, और माइनस माइनस प्लस होना ही है, 1/24 - x, ठीक है, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सही दिख रहा है ना बराबर, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो y वाला तो कट ही जाएगा, और x की मुझे वैल्यू निकालनी है, वो निकल जाएगी, ठीक है। तो दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ने से पहले थोड़ा ऊपर से मिटा लेते हैं, हटा लेते हैं, अभी इन सब की तो जरूरत नहीं बची ज़्यादा हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर हटा दें, चित्र को भी थोड़ा सा मिट जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब जोड़ेंगे तो 1/9 और 1/9, ये तो क्या हो जाएगा 2/9, 2/9, और वाई वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा 1/x प्लस 1/24 - x, ये बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, और क्या करेंगे, बाकी सबको मिटाओ यार, ठीक है, एलसीएम लेके इसको सोल्व करना है। तो 2/9 बराबर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू 24 - x, यहाँ पे आएगा 24 - x, यहाँ पे आएगा प्लस का x, ठीक है। अब -x से +x तो हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा, ठीक है। ये तो सब मिट गया, कैंसिल हो गया, तो मिटा दो इसको, और 2 से 12 कट 24 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12। तो अब इनकी क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू 24 - x इक्वल टू 12 नम्मा 108, 12 9 जा 108, ठीक है, दिख रहा है ना सारा, ओके, बहुत सब दिख रहा है। अब इसकी भीतर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24x - x² इक्वल टू 108, और थोड़ा सा इसको करते इधर उधर ले जाके, तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ बन जाएगा, इन दोनों को इस साइड ले आए बराबर 0। अब ये क्या है, अब ये एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करो, 108 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के 24 आए, क्या तो क्या आ जाएंगे 18 और 6, इसको सोल्व करना, ये आ जाएगा x माइनस के 18 और x माइनस के 6 इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत सिंपल है इसको सोल्व। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 6 और x की वैल्यू 1 हो जाएगी 18। अगर x की वैल्यू 6 है तो यहाँ से 24 माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 माइनस के 6 यानी 18, और अगर x की वैल्यू 18 है तो 24 माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 माइनस के 18 यानी 6, यानी कोई से 1 से 6 सेंटीमीटर दूर रख दो तो दूसरे से वो ऑटोमेटिकली 18 सेंटीमीटर दूर बचे, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कितनी थी 24, इससे यहाँ पर रख दो कि ये छोटा दिख रहा है ना, तो ये 6 हो जाएगा और ये इतना 18 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये यानी ये लेंस देखना था, तो ये एक 6 है और दूसरे वाले 18, इस तरीके से लेंस रखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, आई होप कि समझ में आ गए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से शुरू से देख लेना, ऑलराइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 800 एंगस्ट्रॉम और 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें हाइड्रोजन परमाणु पर डाली गई, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु ऐसे उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वो भी मूल अवस्था में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, मूल अवस्था में अपने नाभिक इलेक्ट्रॉन है, और उनसे क्या एक पहले जब 800 एंगस्ट्रॉम की डाली तो एक इलेक्ट्रॉन ये जब बाहर निकला, ऐसे फोटोन आया, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसकी गतिज ऊर्जा इतनी थी, और जब 700 एंगस्ट्रॉम की आई तो उसकी गतिज ऊर्जा इतनी थी, ठीक है। तो प्लांक नियतांक का मान बताओ, और प्लांक नियतांक का मान कैसे निकालेंगे, देखो जो फोटोन आता है, ठीक है, जब ये फोटोन आया होगा तो इसकी एनर्जी जो होती है, देखो पहले ऐसे लिख लेते हैं, λ1 बराबर 1800 एंगस्ट्रॉम और λ2 बराबर कितना है 700 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा जो पहले थी K1 वो क्या है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी क्या है K2
4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, ठीक है। एच बताना है, एच कितना होगा। ऑलराइट, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए सबके? बढ़िया दिख रहा है। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जब फोटोन आएगा तो फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, एच न्यू होती है, वो न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, यानी वो होगी सी अपॉन लैम्डा, ये होता है फोटोन की एनर्जी। अब ये एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा तो इलेक्ट्रॉन जो उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए उसमें यूज कर लेगा, बाकी उसकी गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु से उसकी मूल अवस्था में निकलने के लिए माइनस के 13.6 इंटू इतनी ऊर्जा चाहिए। माइनस का मतलब है चाहिए, उसको देनी, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा उसको इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। इसको उसको ये लिख देते हैं, उसका वर्क फंक्शन डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, वो होगी एच सी अपॉन लैम्डा वन, पहले फोटोन की ऊर्जा, उसका कुछ भाग उसका चला गया डब्ल्यू, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में, प्लस बाकी का भाग चला जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन वन, ठीक है। और ध्यान रखना डब्ल्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी एनर्जी उसको चाहिए। ऐसे ही सेम एच सी अपॉन लैम्डा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस के टू, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में से इस वाली को घटा देते हैं क्योंकि के टू की वैल्यू के वन से ज़्यादा है, घटा दो। तो इधर तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा टू, थोड़ा इसको नीचे कर देंगे। ओके ओके, राइट। एच सी अपॉन लैम्डा टू माइनस एच सी अपॉन लैम्डा वन, तो डब्ल्यू से तो डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा और इस साइड बचेगा के टू माइनस के वन, ठीक है। एच सी तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एच ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन लैम्डा टू माइनस वन अपॉन लैम्डा वन इक्वल टू के टू माइनस के वन, ठीक है। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो एच सी हो जाएगा लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू अपॉन लैम्डा टू लैम्डा वन, एल्शियम लेके सोल्व करना आ रही तो आती है आपसे, इक्वल टू के टू माइनस के वन, ठीक है। या फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू हो जाएगी इस ये इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी के टू माइनस के वन अपॉन, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें लैम्डा टू इंटू लैम्डा वन की, अपॉन में आओगा लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू और अपॉन में सी भी आएगा, ठीक है। अब इन सब की लिख देंगे वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि लैम्डा टू की वैल्यू कितनी है, 700 एंगस्ट्रॉम, 700 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इनटू, ठीक है, अभी मात्रक सही तो लिख रहे हैं। लैम्डा वन की है 800 एंगस्ट्रॉम और के टू माइनस के वन यानी 4 माइनस 1.8, 4 माइनस 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, यानी 800 में से 700 घटाना है, ठीक है। तो 800 माइनस के 700 एंगस्ट्रॉम में ही और मल्टीप्लाई सी स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से क्या आएगी, एच की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसके अलावा जो भी बाकी चीज़ें उसको थोड़ा हटा देंगे, मिटा देंगे तो हमें जगह मिल जाएगी उसको सोल्व करने में। देखो यहाँ करेंगे तो एंगस्ट्रॉम से तो एंगस्ट्रॉम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब H इक्वल टू 700 गुणा 800, ये वाला जो एंगस्ट्रॉम है इसको मीटर में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर मीटर है। तो 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर, इतना होता है एक एंगस्ट्रॉम में। अपूर्ण 800 में से 700 घटेंगे तो 100 बचेगा, इंटू 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और 4 में से 1.8 घटाए तो क्या बचेगा, 2.2 बचेगा करीब, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में बदल देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल। ये लकीर खींचिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा और ये दो कैंसिल हो गई। अब 3 से तो पता नहीं क्या कैंसिल होगा, बाकी जो है उसको लिख लेते हैं ऐसे, 8 इंटू 2.2 इंटू 1.6 अपॉन 3, ठीक है। ये संख्या तो सारी आ गई, इंटू 10 टू द पावर देख लेते हैं, ये 2 है प्लस की
और ये माइनस के 19 माइनस के 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 29, और माइनस की 8 भी आएगी, तो माइनस के 29 और माइनस के 8 कितना हो जाएगा, माइनस के 35 आ जाएगी, ठीक है, सॉरी माइनस के 37, और प्लस की 2 है होगी, तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस के 35। नहीं पता चला था और खुद देख लीजिए पर पावर 10 जो है, ठीक है, ये प्लस की होगी, बाकी ये भी ऊपर माइनस की चली जाएगी, 19 माइनस 19 माइनस के 29 और 8 माइनस के 37 माइनस के 37 और प्लस के 2 तो माइनस के 35, ये 800 है ना। 800 का मतलब यही है कि 8 गुना 10 की पावर 2, इसलिए 8 को तुमने पहले ही अलग लिख दिया था। ओके, तो अब इसको और सोल्व करना है, तो 8 की मल्टीप्लाई इसमें वगैरह वगैरह करनी है। तो 16 का 28 तो कितना होता है, 128 होता है, तो ये हो जाएगा 12.8 बट्टा 3 गुणा 2.2। अब 3 से इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, तो क्या होगा, 3 चौक तो 12 होगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 छक्का 18, ठीक है। अब ऐसे आता चला जाएगा तो 6, तो इसको 4.27 लिख लेंगे, ठीक है, 4.27, और कुछ छोटा तो नहीं आ रहा, एक सेकंड देखने दो, अरे ये 7 तो छोड़ ही दिया, 7 भी है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, तो ये तो 4.27 हो गया, और अब इनकी और मल्टीप्लाई करनी है, यानी अभी मल्टीप्लाई करनी है 7 गुणा 4.27 और गुणा 2.2, तो इन दोनों की एक बार मल्टीप्लाई कर ले, और गुणा मल्टीप्लाई में है 10 टू द पावर माइनस के 34 लिखने की बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49। अगर आपसे मल्टीप्लाई यार पोज करके मल्टीप्लाई खुद करके चेक कर सकते हो बाद में, ठीक है, इतना जरूरी नहीं कि मेरे साथ साथ ही वीडियो देखो सारी मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49, कैरी 4, तो 7 दूनी 14 और 4 18, कैरी 1, तो 7 चौक 28 और 1 29, मल्टीप्लाई करनी है इसके 2.2 में, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस के 30, तो 22 नम्मा 22 कितना होगा, 220 198, कैरी 19 और 22 का 8 176 और 19 176 और 20 कितना हो जाएगा, 196, तो 195 हो जाएगा, 176 और 19, कैरी अब भी कितनी है 19 है, और 22 नम्बे 198 और 19 198 170 217 तो कैरी कितनी होगी 21, और 22 दूनी 44 और 44 और 21 44 21 64 और 1 65, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस के 30 पे, और यहाँ पॉइंट देखो 1 और 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 65 इंटू, ठीक है, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, और इसको ऐसे भी लिख देंगे, तो 6.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34। ओह अभी रुको रुको भाई, अभी हमने यूनिट नहीं लिखी, ऊपर उसका दिख रहा है सारा, हाँ, यहाँ पे जूल बचा हुआ है, और ये मीटर प्रति सेकंड है, तो सेकंड ऊपर चले जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी जूल सेकंड, यही यूनिट होती है, ठीक है, एच की, ये एच की वैल्यू आ गई, और ये जो एक्चुअली वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर या 6.626 उसके बहुत ही करीब आई है, ठीक है, चल जाएगी, तो ये इस क्वेश्चन को लोग है। तो भाई वीडियो की लेंथ ऐसी रखनी है 20 22 23 25 मिनट, तो आज की वीडियो में ये इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, मतलब वीडियो का नंबर्स जो है वो बढ़ जाएगा, वीडियो की लेंथ इतनी रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सब करने हैं।